Hello everyone, my name is CS Shalaka Sharma and here I am with part 7 of Arbitration and Conciliation Act 1996. In the sixth video, I had recorded sections 30 to section number 35 and in this seventh part, I am recording section number 36 and thereafter. So let us start with the Arbitration and Conciliation Act 1996. Section 36 that talks about enforcement. Enforcement मतलब कोई चीज इम्प्लीमेंट करना, कोई चीज फोर्स में लाना, कोई चीज को प्रैक्टिकलिटी में उतारना, उसे एनफोर्समेंट कहा जाता है. Section 36 subsection 1 provides that where the time for making an application to set aside the arbitral award has expired, then subject to the provisions of subsection 2, such award shall be enforced in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure 1908 in the same manner as if it were a decree of the court. देखो पार्ट 6 आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन नंबर 34 के लिए. सेक्शन नंबर 34 में कहा कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं कि उन ग्राउंड्स के तहत आप क्या कर सकते हैं. अगर वो ग्राउंड्स अलाउ करते हैं तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का अवार्ड सेट असाइड करने के लिए, मतलब कैंसिल करवाने के लिए आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. और कोर्ट कौन सा कोर्ट होता है अगर आपको ये जानना है तो आप इसके लिए मेरा सेकेंड वीडियो इन आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट रेफर कर सकते हैं जिसमें हमने कोर्ट क्या होता है वो भी देखा था. तो जहां कोई पार्टी सेक्शन 34 के तहत अवार्ड सेट असाइड कराना चाहती है और वो जो सेक्शन 34 ने स्पेसिफिकली उसके लिए अलग से टाइम लिमिट दिया हुआ है, वो टाइम लिमिट खत्म हो जाता है तो अवार्ड एनफोर्सेबल हो जाएगा. मतलब अवार्ड को अब क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. और ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे किसी सिविल कोर्ट का डिक्री इम्प्लीमेंट किया जाता है वैसे ही वो एक अवार्ड को भी इम्प्लीमेंट करने का सेम प्रोसीजर रहेगा. Further, section 36 subsection 2 provides that where an application to set aside the arbitral award has been filed in the court under section 34, the filing of such an application shall not by itself render that award unenforceable unless the court grants an order of stay of operation of the said arbitral tribunal in accordance with the provisions of subsection 3rd on a separate application made for that purpose. मतलब अगर आप सेक्शन 34 के तहत कोई भी पार्टी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन करती है तो बस एप्लीकेशन हो गया, इसलिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का अवार्ड खारिज हो गया. ऐसा नहीं है. उसके लिए कोर्ट से सबसे पहले क्या लगेगा, ऑर्डर ऑफ स्टे ऑफ सेड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेड आर्बिट्रल अवार्ड. स्टे मतलब रोकना. वो कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को रोकने के लिए कोई प्रमाण पत्र दिया होगा तो ही जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो रुकेगा. Section 36 subsection 3 states that upon filing of an application under subsection 2 for stay of the operation of arbitral award, the court may, subject to such conditions as it may deem fit, grant stay of the operation of such award for reasons to be recorded in writing. मतलब ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन कोर्ट में आने पर कोर्ट को अगर सही लगता है तो कोर्ट कुछ कंडीशंस बता के स्टे ऑफ ऑपरेशन मतलब आर्बिट्रल अवार्ड का को एनफोर्स मत करो, आर्बिट्रल अवार्ड को अभी के लिए रोको, ऐसा डिक्लेरेशन ग्रांट कर सकता है. Provided that court shall, while considering the application for grant of stay in case of arbitral award for payment of money, have due regard to the provisions for grant of stay of a money decree
under the provisions of Code of Civil Procedure 1908. ओके जब भी कभी एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को कुछ मनी पे करना है, ऐसा कोई अवार्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दिया हुआ है, ऐसे में मनी डिक्री के जो सीपीसी के प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने क्या करना है, स्टे ऑर्डर देना है. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 37 दैट इज अपीलेबल ऑर्डर्स. अपीलेबल ऑर्डर्स मतलब वो ऑर्डर्स जिनके ऊपर अपील फाइल किया जा सकता है. Section 37 provides that an appeal shall lie from the following orders and from no others to the court authorized by law to hear appeals from original decree of the court passing the order, namely refusing to refer the parties to arbitration under Section 8, granting or refusing to grant any measure under Section 9, setting aside or refusing to set aside an arbitral award under Section 34. देखो क्या क्या चीजों के लिए अपील फाइल किया जा सकता है. इसमें आपने सबसे पहले याद रखना है फ्रॉम फॉलोइंग ऑर्डर्स, मतलब ये सेक्शन के तहत ही ऑर्डर्स. हम देखेंगे ये सेक्शन के तहत क्या ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन उससे पहले समझना है टू द कोर्ट ऑथराइज्ड बाय लॉ टू हियर अपील्स. मतलब क्या है ना, वो कोर्ट जिसके पास आप अपील फाइल कर रहे हो, वो कोर्ट कौन सा कोर्ट होना चाहिए, वो कोर्ट एपेलेट कोर्ट ही होना चाहिए. उस कोर्ट के पास अपील सुनने का अधिकार होना अनिवार्य है. आप ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट के पास अपील्स फाइल नहीं कर सकते हैं. आप उसी कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं या पार्टीज उसी कोर्ट में अपील फाइल कर सकती है जिसके पास एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है. अब क्या क्या चीजों के अगेंस्ट ये अपील फाइल किया जा सकता है. सबसे पहला, रिफ्यूजिंग टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 8. सेक्शन 8 के तहत पार्टीज को आर्बिट्रेशन से अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करने से अगर रोका जा रहा है तो भी वो अपील फाइल कर सकती है. सेकेंड पॉइंट, कब अपील फाइल कर सकती है, रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एनी मेजर अंडर सेक्शन 9. सेक्शन 9 के तहत क्या है होता है, सेक्शन 9 बोलता है इंटरिम मेजर्स ग्रांटेड बाय अ कोर्ट. अगर कोई कोर्ट इंटरिम मेजर्स ग्रांट नहीं करता है या रिफ्यूज कर देता है, तब अपील फाइल किया जा सकता है. एंड द थर्ड इज सेटिंग असाइड ऑफ अवार्ड. अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया और उसके लिए आई एम सो सॉरी, उसके लिए सेट असाइड करने का एप्लीकेशन पार्टीज करना चाहती है और वो रिफ्यूज किया है, तो उसके ऊपर भी अपील फाइल किया जा सकता है. फर्दर, Section 37 subsection 2 provides that appeal shall also lie to a court from the order of the arbitral tribunal. Okay? ये क्या है ना, इस ग्राउंड सबसेक्शन सेकंड में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के किसी ऑर्डर पर अपील फाइल किया जाएगा और इस फर्स्ट सबसेक्शन में कोर्ट के ही किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल किया जाएगा. ये आपने याद रखना है, सबसेक्शन 1 के तहत कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो रहा है, सबसेक्शन सेकंड में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो रहा है. कौन से ऑर्डर्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के, accepting the plea referred to in subsection 2 और subsection 3 of section 16. Section 16 रेफर करने के लिए you can see the video that is part 3rd of Arbitration and Conciliation Act. Section 3rd talks about termination of mandate of the arbitrator. Arbitrator का mandate जब terminate हो जाता है, उसमें उसके कुछ पावर्स जब टर्मिनेट हो जाते हैं, तब उससे रिलेटेड अपील फाइल किया जा सकता है. एंड ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एन इंटरिम मेजर अंडर सेक्शन 17. सेक्शन 17 एंड सेक्शन 9
Both are in detail covered in part 4 of the Arbitration and Conciliation Act video. Section 17 talks about interim measures that can be granted by the arbitral tribunal, whereas Section 9 talks about interim measures that can be granted by the court. सेक्शन 17 में अगर किसी इंटरिम मेजर के लिए अप्लाई किया जा रहा है और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंटरिम मेजर के लिए रिफ्यूज कर देता है, तभी भी अपील फाइल किया जाएगा। यहाँ भी अपील कोर्ट के पास फाइल किया जाएगा जिसके पास अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, यहाँ भी अपील कोर्ट के पास फाइल किया जाएगा जिसके पास अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। अगेन आपको याद रखना है, सब सेक्शन 1 के तहत कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जाएगा कोर्ट में, और सब सेक्शन 2 के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जाएगा कोर्ट में। ये दो चीजें अपने समझनी है यहाँ पे। Section 37 subsection 3 states that no second appeal shall lie from an order passed in appeal under this section, but nothing in this section shall affect or take away any right to appeal to the Supreme Court. मतलब अपील सिर्फ एक बार ही अलाउड होगा एंड सेकंड अपील अलाउड नहीं होता है, पर किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट को अपील नहीं कर सकते ऐसा नहीं कहा गया है। पार्टीज अगर चाहे, जरूरत हो, सिर्फ चाहे नहीं, जरूरी है प्रूव कर सके जरूरत को, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपील कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज सेक्शन 36 and section 37. Let us start with section number 38, deposits. As per section 38 subsection 1, arbitral tribunal may fix the amount of deposit or supplementary deposit as the case may be as an advance for the cost referred to in subsection 8 of section 31, which it expects will be incurred in respect of the claim submitted to it, provided that where apart from the claim a counterclaim has been submitted to the arbitral tribunal, it may fix separate amount of deposit for the claim and counterclaim. Okay, तो ये पार्ट यहाँ हम इसको ब्रेक कर देते हैं। पहले प्रोवाइडेड दैट के पहले का प्रोविजन देखते हैं, फिर बाद का देखते हैं। देखो, सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट अवार्ड, कंटेंट्स ऑफ अवार्ड, जिसका सबसेक्शन 8 ने बोला था कि सेक्शन 32 के तहत कॉस्ट्स भी अगर जरूरी है तो वो भी पार्टीज को पे ही इम्पोज किया जाएगा, पार्टीज पे चार्ज किया जा सकता है। अब सेक्शन 38 ने एक और चीज कहा है कि ट्रिब्यूनल को जरूरत लगे तो, देखो में लिखा हुआ है, मतलब ये ऑप्शनल प्रोविजन है, कंपलसरी प्रोविजन नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, वो पार्टीज को ऐसा बोल सकते हैं कि आप अभी क्या करो, कुछ अमाउंट को क्या कर दो, डिपॉजिट कर दो। ये क्या बोल के डिपॉजिट रहेगा, ये उस प्रोसीडिंग के लगने वाले कॉस्ट का एडवांस बोल के तौर पे डिपॉजिट करने कहा गया होगा। ओके, सो कहा जा सकता है, ठीक है। अब अगर इस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में क्लेम और काउंटर क्लेम हुआ है, क्लेम और काउंटर क्लेम मतलब ए ने कुछ इल्जाम लगाए हैं बी पे, कुछ क्लेम्स किए हैं बी से, सिमिलरली बी ने भी कुछ क्लेम्स किए हैं ए से। ऐसे टाइम पे ए ने जब बी के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए हैं वो हो जाएंगे क्लेम, और बी ने ए के ऊपर जब इल्जाम लगाए हैं उसके क्लेम्स के बदले में उसे हम कहेंगे काउंटर क्लेम। तो जब क्लेम और काउंटर क्लेम है तो वो सेपरेट अमाउंट डिसाइड कर सकता है कि क्लेमेंट कौन है, ए ने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है, काउंटर क्लेम्स किसने फाइल किए हैं, बी ने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है। ये भी कंपलसरी प्रोविजन नहीं है,
if it feels necessary. Next, further, section 38 subsection 2 states that deposits referred to in subsection 1 shall be payable in equal share by the parties. देखो यहाँ है आपका कंपलसरी प्रोविजन, कैसे पेएबल रहेगा, इक्वल शेयर। डिपॉजिट करना, देखो डिपॉजिट मतलब एडवांस बोल के डिपॉजिट किया जा रहा है, तो अभी तक हमें पता नहीं कि कौन सी पार्टी सक्सेसफुल पार्टी है और कौन सी पार्टी अनसक्सेसफुल पार्टी है, राइट। याद है हमने सेक्शन 31, सेक्शन 31 एंड 31A, नॉट 32, 31 एंड 31A में देखा था। अगर आपको इस पे और क्लैरिटी चाहिए तो आप प्रीवियस पार्ट, दैट इज सेक्शन पार्ट नंबर 6 रेफर कर सकते हैं। उसमें कॉस्ट एज वेल एज अवार्ड पे डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो 31A में कहा गया है जो अनसक्सेसफुल पार्टी है उसे कॉस्ट्स इनकर करने के लिए कहा जा सकता है, पर यहाँ हमें पता ही नहीं है। जब एडवांस में ही डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि कौन सी पार्टी सक्सेसफुल है कौन सी अनसक्सेसफुल है। इसलिए जब एडवांस में डिपॉजिट करते हैं तो दोनों पार्टीज को इक्वली पे करने कहा जाता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर one party fails to pay his share of the deposit, other party may pay that share. Now here is a not mandatory or optional provision. एक पार्टी अगर नहीं दे सकती है तो दूसरी पार्टी ये ऑप्शन स्वीकार कर सकती है कि चलो भैया दोनों का शेयर अभी मैं दे देता हूँ, जब निकाल लगेगा, जब अवार्ड आएगा तब देखेंगे। Provided further that where the other party also does not pay a forced share in respect of the claim or counterclaim, arbitral tribunal may suspend or terminate the arbitral proceeding in respect of such claim or counterclaim as the case may be. देखो दोनों पार्टीज को इक्वली पे करने कहा जाएगा। एक पार्टी अगर नहीं पे करती है तो दूसरी पार्टी बोल सकती है दैट आई विल पे द शेयर ऑफ बोथ द पार्टीज। लेकिन एक पार्टी मना करती है, दूसरी पार्टी भी पे नहीं करती है, ऐसे टाइम पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोलेगा इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। ऐसे में जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को पैसा कॉस्ट डिपॉजिट नहीं मिल रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है या टर्मिनेट कर सकता है, मतलब उसे वहीं रोक सकता है। Section 38 subsection 3 provides that upon termination of arbitral proceedings, the arbitral tribunal shall render an accounting to the parties of the deposits received and shall return any unexpended balance to the party or parties as the case may be. जब ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएंगे तब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने पार्टीज को क्या देना है, अकाउंटिंग बोले तो एक हिसाब देना है, और जो भी डिपॉजिट्स आए हैं उसका हिसाब देना है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कॉस्ट एडवांस में डिपॉजिट किए थे लेकिन उसमें से कुछ पैसा खर्च हुआ ही नहीं है, तो जो भी अनएक्सपेक्टेड बैलेंस है, अगर दोनों पार्टीज ने हाफ हाफ पे किया है तो दोनों पार्टीज को उसी प्रोपोर्शन में रिटर्न करना है, अगर एक ही पार्टी ने पे किया है तो उस एक पार्टी को रिटर्न करना है। पर ये जरूरी है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसका हिसाब रखे, हिसाब दे भी पार्टीज को, और अगर कुछ पैसा खर्चा नहीं हुआ है तो वो भी रिटर्न करे, जो डिपॉजिट किया था उसमें से रिटर्न करे। नेक्स्ट, सेक्शन 39 lien on arbitral award and deposits as to cost. Section 39 subsection 1 provides that subject to the provisions of subsection 2 and to any provision to the contrary in the arbitration agreement, arbitral tribunal shall have a lien on the arbitral award for any unpaid costs of the arbitration. मतलब सेक्शन 39 ने कहा है कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन दिया है तो उसे फॉलो किया जाए, लेकिन अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है और पार्टीज के तरफ से कुछ कॉस्ट अनपेड बाकी है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अधिकार से, लीन का मतलब ना बेसिकली अधिकार होता है, अधिकार से आर्बिट्रल अवार्ड को कुछ टाइम के लिए रोक सकती है।
Section 39 subsection 2 states that if in any case an arbitral tribunal refuses to deliver its award except on payment of cost demanded by it, court may, on an application in this behalf, order that the arbitral tribunal shall deliver the award to the applicant on payment into court by the applicant of the cost demanded, and shall, after such inquiry as it thinks fit, further order that out of the money so paid into court there shall be paid to the arbitral tribunal by way of cost such sum as the court may consider reasonable, and that the balance of the money, if any, shall be refunded to the applicant. लंबा प्रोविजन है, देखते हैं. अगर किसी भी केस में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने रिफ्यूज किया है, क्या करने से रिफ्यूज किया है? ऑर्डर देने से रिफ्यूज किया है. किस रीजन से? फॉर कॉस्ट पे नहीं किया है, एक्सेप्ट ऑन पेमेंट ऑफ कॉस्ट डिमांडेड बाय इट. एप्लीकेंट क्या कर सकता है? एप्लीकेंट कोर्ट के पास अप्लाई कर सकता है, और कोर्ट क्या कर सकता है? इस एप्लीकेशन को सुन के आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ऑर्डर कर सकता है कि भैया तुम अपना आर्बिट्रल अवार्ड दो, और एप्लीकेंट को बोल सकता है कि भाई जो कॉस्ट भी तेरे से देना बाकी है वो कॉस्ट भी पे कर, प्लस और आगे क्या ऑर्डर किया जाएगा? जो कॉस्ट एप्लीकेंट ने कोर्ट में पे किया हुआ है वो किसको पे किया जाना चाहिए? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को. और अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को पे करने के बाद कुछ पैसा बचता है तो वो पैसा क्या किया जाएगा? रिफंडेड टू द एप्लीकेंट. एप्लीकेंट को रिफंड करना पड़ेगा. फिर से एक बार ये प्रोविजन देखते हैं, लंबा प्रोविजन है. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोलेगा मैं तो जब तक मेरे को मेरा बचा हुआ कॉस्ट नहीं रिकवर हो जाता है तब तक मैं अवार्ड नहीं दूंगा, जो करना है कर लो. पार्टीज बोलती है जो करना है कर लो, ठीक है. पार्टीज जाती है कोर्ट के पास. कोर्ट बोलता है देखो यार भैया ऐसे तो नहीं चलता है, अवार्ड तो देना पड़ेगा, बट आई सी व्हाट आई कैन डू. सो कोर्ट बोलता है एप्लीकेंट को कि भाई तेरे को अवार्ड चाहिए और उसका पैसा भी बचा है तो भाई का पैसा दे दे. तो वो क्या कहता है कोर्ट एप्लीकेंट को कि तुम मेरे पास इतना इतना अमाउंट डिपॉजिट कर दो. ये हो गया एक ऑर्डर. उसके बाद का ऑर्डर आएगा, कोर्ट बोलेगा इसमें से जितना अमाउंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को जाना है उतना उनका कॉस्ट पे कर दो. वो कॉस्ट एक बार पे हो जाएगा. तो तीसरी चीज आती है कि फिर भी बैलेंस बचा है. अगर बैलेंस बचा ही नहीं है तो 2 स्टेप्स में ही मामला खत्म. लेकिन फिर भी अगर बैलेंस बचा है और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का भी पूरा कॉस्ट रिकवर हो चुका है तो अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो एप्लीकेंट को रिफंड करना जरूरी है, रिफंड करना अनिवार्य होगा. As per section 39 subsection 3, an application under subsection 2 may be made by any party unless the fees demanded have been fixed by written agreement between him and the arbitral tribunal, and the arbitral tribunal shall be entitled to appear and be heard on any such application. Subsection 3 क्या बोल सकता है कि ये जो कोर्ट के पास एप्लीकेशन किया गया है वो एप्लीकेशन कोई भी पार्टी उसी केस में करेगा जब उस पार्टी और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कोई फीस से रिलेटेड रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है. और अगर ऐसा है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भी अधिकार रहेगा कोर्ट में आके अपनी बात कहने का. Under section 39 subsection 4, the court may make such orders as it thinks fit respecting the cost of arbitration. Where any question arises respecting such cost, an arbitral award contains no sufficient provision concerning them. जब भी ऐसा कोई एप्लीकेशन कोर्ट के पास आता है कोर्ट को ये अधिकार रहेगा कि कोर्ट आर्बिट्रेशन अवार्ड को ध्यान में रखते हुए क्या आर्बिट्रेशन चालू है और कितनी प्रोसीडिंग हो चुकी है ये ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन दे सकता है, कॉस्ट से रिलेटेड अपना ऑर्डर सुना सकता है, अपना फैसला दे सकता है. नेक्स्ट लेट अस सी सेक्शन नंबर 40.
arbitration agreement not to be discharged by death of the party thereto. Okay. Section 40 subsection 1 provides that an arbitration agreement shall not be discharged by death of any party thereto, either as respects the deceased or as respect any other party, but shall in such event be enforceable by or against the legal representative of the deceased. मतलब दो पार्टीज है, उनमें से किसी एक की डेथ हो गई, इस रीजन से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अपने आप नलिफाई नहीं हो जाता है, पर but shall in event be enforceable by or against legal representative. लेकिन डिजीज वो पार्टी की गैर मौजूदगी में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बन सकता है. मतलब ए और बी के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है एंड ए की डेथ हो गई, ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है सी, अब सी और बी के बीच में डिस्प्यूट चलेगा या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कैरी आउट होगा. Section 40 subsection 2 states that the mandate of an arbitrator shall not be terminated by the death of any party by whom he was appointed. Mandate of arbitrator मतलब scope of work या jurisdiction या working of arbitrator, right? तो उन्होंने क्या कहा हुआ है कि अगर एक पार्टी की डेथ हो जाती है, इसका मतलब आर्बिट्रेटर को निकाल लो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, ऐसा नहीं होगा. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एक पार्टी की डेथ होने की वजह से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कॉम्पोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. As per section 40 subsection 3, nothing in this section shall affect the operation of any law by virtue of any right of action is extinguished by the death of the person. मतलब कुछ किसी व्यक्ति की डेथ, किसी पार्टी की डेथ होने की वजह से लॉ या उसका कोई राइट ऑफ एक्शन एक्सटिंग्विश नहीं हो जाता है, क्योंकि हमने सबसे पहले ही केस में देखा कौन आ जाएगा उसके जगह, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ द पार्टी हु इज डिजीज्ड अंडर दिस एग्रीमेंट और in during the proceeding of the arbitral tribunal. ओके. नेक्स्ट, ये तो हो गया डेथ. एक प्रकार की इनकैपेसिटी देख रहे हैं, देखो हम यहाँ पे, तो एक प्रकार की इनकैपेसिटी में हमने देख लिया डेथ. अब हम देखेंगे एक प्रकार की इनकैपेसिटी जिसे कहा जाता है इंसॉल्वेंसी. As per section 41 subsection 1, where it is provided by a term in a contract to which an insolvent is a party, that any dispute arising thereout or in connection therewith shall be submitted to arbitration, the said term shall, if the receiver adopts the contract, be enforceable by or against him so far as it relates to any such dispute. मतलब जहां कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का या उस डिस्प्यूट का एक पार्टी क्या है, इंसॉल्वेंट है, ऐसे केस में आप लोगों को पता होगा दैट एन इंसॉल्वेंट पर्सन is disqualified by law or is not competent to contract under law. ऐसे में जो भी डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन को सबमिट किया हुआ है, वहां इस इंसॉल्वेंट पर्सन के जगह कोई रिसीवर भी पार्टी टू द आर्बिट्रेशन हो सकता है, और अगर वो रिसीवर सक्सेसफुल पार्टी होता है तो वो उसे एनफोर्स कर सकता है, अगर रिसीवर अनसक्सेसफुल हो जाता है तो उस रिसीवर के अगेंस्ट भी एनफोर्सेबल हो सकता है. Further, section 41 subsection 2 provides that where a person who has been adjudged an insolvent had before the commencement of the insolvency proceedings become party to an arbitration agreement, and any matter to which the arbitration applies is required to be determined in connection with or for the purposes of the insolvency proceedings, then if the case is one to which subsection 1 does not apply, any other party or the receiver may apply to the judicial authority having jurisdiction in the insolvency proceedings for an order directing that the matter in question shall be submitted to arbitration in accordance with
the arbitration agreement and the judicial authority may, if it is of opinion that having regard to all the circumstances of the case, matter ought to be determined by arbitration, make an order accordingly. Subsection second ने क्या कहा है? ये बहुत ही लंबा प्रोविजन है, so let us break it down into a few parts. Where a person who has been adjudged an insolvent had, before the commencement of insolvency proceedings, become a party to an arbitration agreement, and any matter to which the arbitration agreement applies is required to be determined in connection with or for the purposes of the insolvency proceedings, then if the case is one to which subsection 1 does not apply, any other party or receiver may apply to the judicial authority having jurisdiction in the insolvency proceeding for an order directing that the matter in question shall be submitted to arbitration in accordance with the arbitration agreement, and judicial authority may, if it is of the opinion that, having regard to all the circumstances of the case, the matter ought to be determined by arbitration, make an order accordingly. मैंने क्या किया ना यहाँ पे पार्टीशंस किए, मतलब एक लंबे प्रोविजन को, एक बड़े प्रोविजन को जिसको एक साथ पढ़ के कंफ्यूजिंग लग सकता है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में कट कर दिया. अब हम इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में इन्हें पढ़ेंगे और फिर इसे ज्वाइन करके फिर से एक बड़ा लंबा हिस्सा बना देंगे. लेट अस सी. जहां एक पर्सन जो इंसॉल्वेंट एडजस्ट हो गया है, लेकिन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के पहले ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट उसने एंटर किया था. ओके, ऐसे में कोई भी ऐसा मैटर हुआ है, यहां मैटर का मतलब वो होगा डिस्प्यूट. कोई भी ऐसा डिस्प्यूट हुआ है जिसके लिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अप्लाई होता है, और वो किसके साथ रिलेटेड है या डिटरमाइन करना है. डिटरमाइन मतलब खत्म करना है, सोल्यूशन निकालना है. किसके साथ उसका सोल्यूशन निकालना है? इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के साथ. तो ऐसे में रिसीवर या जो दूसरी पार्टी है वो क्या कर सकती है? जुडिशियल अथॉरिटी को अप्लाई कर सकती है और बोल सकती है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से संबंधित ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग है, तो आप क्या करो, ये पूरे मैटर को, डिस्प्यूट को कहाँ सबमिट करो या कहाँ ट्रांसफर करो? आर्बिट्रेशन में ट्रांसफर करो. प्लस जुडिशियल अथॉरिटी को भी लगता है कि ठीक है, मैटर ऐसा है जो आर्बिट्रेशन से सॉल्व हो सकता है, ऐसे में वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है कि ये मैटर आर्बिट्रेशन को सबमिट किया जा सकता है. ओके, एक और बार देखेंगे. जहां कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, लेकिन इंसॉल्वेंट होने से पहले ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंटर करता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड है, डिस्प्यूट हो गया. अब ऐसे में उसका जो रिसीवर है या दूसरा पार्टी है वो क्या करेगा? जुडिशियल अथॉरिटी को अप्लाई करेगा कि भैया आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंटर किया हुआ है, ऐसा डिस्प्यूट है एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स भी उससे रिलेटेड है, आप क्या करो, पूरा डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन को सबमिट करो. जुडिशियल अथॉरिटी उसके ऊपर सोचता है कि क्या ऐसा मैटर आर्बिट्रेशन को सबमिट करना सही रहेगा या सही नहीं रहेगा. उसे लगता है यार इट इज फाइन, द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सेइंग दैट दिस मैटर कैन बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन, देन वो ऐसा ऑर्डर पास करके ये मैटर आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकता है. ओके, so section 40 spoke about provisions in case of death of the partner. Section 41 spoke about provisions in case of insolvency of partner. Let us see what is section number 42nd. Section number 42 provides that the jurisdiction. jurisdiction का क्या मतलब होता है? jurisdiction का मतलब होता है scope, दायरा, किसी चीज का ना रेंज, कोई चीज करने का कितना एरिया हो सकता है. ओके, so section 42 provides that notwithstanding anything contained elsewhere in this part or in any other law for the time being in force, where
With respect to an arbitration agreement, any application under this part has been made in a court. That court alone shall have jurisdiction over arbitral proceedings, and all subsequent applications arising out of that agreement and the arbitral proceedings shall be made in that court and in no other court. Again, lamba chauda provision hai. Let us break this down into few pieces. Section 42 provides that, notwithstanding anything contained elsewhere in this part or in any other law for the time being in force, okay, where with respect to an arbitration agreement, any application under this part has been made in a court, the court alone shall have jurisdiction over the arbitral proceedings, and all the subsequent applications arising out of that agreement and the arbitral proceedings shall be made in that court and in no other court. मतलब जब कभी भी कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से रिलेटेड पार्टीज ने कोई एप्लीकेशन किसी कोर्ट में किया हुआ है, जिस कोर्ट में वो एप्लीकेशन किया हुआ है उसी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन रहेगा कि उस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग से आने वाले सब्सीक्वेंट मतलब आगे आने वाले जो भी एप्लीकेशंस रहेंगे वो एप्लीकेशंस उस कोर्ट में ही करने हैं और दूसरे कोर्ट में नहीं करने हैं, दूसरे किसी कोर्ट के पास उसे एक्सेप्ट करने का पावर नहीं रहेगा. Next, section number 43, that is limitations. Section 43 subsection 1 provides that the Limitation Act 1963 shall apply to arbitration as it applies to proceedings in a court. Limitation क्या होता है ना, Limitation Act क्या बताता है, Limitation Act बताता है टाइम पीरियड. किस चीज के लिए टाइम पीरियड? देखो भैया, कोर्ट अपने पप्पा का तो है नहीं कि हमें जब मन करे तब हम किसी के अगेंस्ट जाके केस फाइल करें. आर्बिट्रेशन भी हमारे पप्पा का तो है नहीं कि हमें जब मन करे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करे, जब मन करे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे. ऐसा तो होता नहीं है. तो लिमिटेशन एक्ट 1963 ने क्या किया है, लिमिटेशन एक्ट 1963 ने हर व्यक्ति पर एक जवाबदारी डाली है. जवाबदारी कैसी है, मेरे साथ कोई हादसा हुआ है, कोई ब्रीच हुआ है, किसी वजह से मुझे कुछ नुकसान हुआ है और लॉ ने मुझे एक ऑप्शन दिया हुआ है या मुझे वो फैसिलिटी या मुझे वो सोल्यूशन दिया हुआ है कि मैं उस कोर्ट के पास या आर्बिट्रेशन के पास जाके मेरा जो डिस्प्यूट है, मेरा जो ग्रीवेंस है उसे सॉल्व करवा सकती हूँ. तो मेरा जब मन करे तब नहीं जा सकती मैं. एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ है लॉ ने, उतने टाइम पीरियड के अंदर ही जाके मुझे क्या करना है, अप्लाई करना है कि भैया देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, कृपया मेरी शंका का निवारण कीजिए. ऐसा जब मैं जाके किसी कोर्ट से क्लेम करना चाहती हूँ तो कोर्ट में मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही जाना पड़ता है. बाद में अगर मैं जाती हूँ तो कोर्ट शायद मेरी बात ना माने, या शायद ऐसा हुआ है कि अब कोर्ट के पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए एविडेंस सफिशिएंट नहीं मिल रहा है क्योंकि काफी वक्त जाया हो चुका है. ऐसा भी हो सकता है. तो इस रीजन के लिए टाइम पीरियड लॉ ने क्या किया है, फिक्स किया है. उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसे कहा जाता है लिमिटेशन एक्ट 1963. देखते हैं ये लिमिटेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है. सबसे पहला प्रोविजन तो बोलता है जैसे कोर्ट में एप्लीकेबल है वैसे ही आर्बिट्रेशन को भी लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है. ओके. दूसरा प्रोविजन क्या बोलता है, for the purpose of this section and limitation act 1963 an arbitration shall be deemed to have commenced on the date referred to in section 21. section 21 में बताया गया है date and place of arbitration. तो ऐसा माना जाएगा आर्बिट्रेशन का लिमिटेशन का काउंट करने के लिए कि सेक्शन 21 के हिसाब से जो डेट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने या पार्टीज ने मेंशन किया है उसी के साथ ये ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है, कमेंस हो चुकी है, चालू हो चुकी है. As per section 43 subsection 3, where an arbitration agreement to submit future disputes to arbitration provides that
Any claim to which the agreement applies shall be barred unless some steps to commence arbitral proceedings is taken within a time fixed by the agreement and a dispute arises to which the agreement applies. The court, if it is of the opinion that in the circumstances of the case undue hardship would otherwise be caused, and notwithstanding that the time so fixed has expired, may on such terms, if any, as the justice of the case may require, extend the time period for such period as it thinks proper. यार ये इतने बड़े बड़े प्रोविजंस, लंबे लंबे प्रोविजंस क्यों डालते हैं एक्ट में? चलो इंटरप्रीट तो करना पड़ेगा. लेट अस सी. Where an arbitration agreement to submit future disputes to arbitration provides that any claim to which the arbitration agreement applies shall be barred unless some steps to commence arbitral proceedings is taken within a time fixed by the agreement and a dispute arises to which the agreement applies, the court, if it is of the opinion that in the circumstances of the case undue hardship would otherwise be caused, and notwithstanding that the time so fixed has expired, may on such terms, if any, as the justice of the case may require, extend the time period for such period as it may think proper. Okay, as it thinks proper. देखते हैं जहां किसी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया गया है जिसमें फ्यूचर में होने वाला डिस्प्यूट आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स से ही शुरू होगा, ऐसा लिखा गया है. ये ना हमेशा के लिए वैलिड रहेगा ऐसा नहीं बोल सकते. शैल बी बार्ड. बार्ड मतलब रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा. अनलेस एक टाइम फिक्स किया गया है कि आप उतने टाइम में क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कमेंस कर सकते हैं. और अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट के ओपिनियन में कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस है जिससे अनड्यू हार्डशिप या अनड्यू डिसएडवांटेज होगा, तो ऐसे में टाइम अगर लैप्स हो भी गया है ना, वो जो टाइम फिक्स था वो एक्सपायर हो भी गया है अगर, तो भी कोर्ट उसे क्या कर सकता है, एक्सटेंड करके नया टाइम फ्रेम फिक्स कर सकता है, प्रोवाइडेड इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर हैज बीन अ रीजनेबल cause or a sufficient reason why the proceeding was not submitted to arbitration within the given time period. Section 43 subsection 4 states that where the court orders that an arbitral award be set aside, the period between the commencement of the arbitration and the date of the order of the court shall be excluded in computing the time prescribed by the Limitation Act 1963 for the commencement of proceedings including arbitration with respect to the dispute so submitted. जहां कहीं पर भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है अवार्ड सेट असाइड करने का, मतलब हम कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ सेक्शन 34 की. जो भी आर्बिट्रेशन के शुरू होने का पीरियड है और कोर्ट का ऑर्डर देने का जो टाइम पीरियड है, वो दोनों डेट्स क्या किए जाएंगे, एक्सक्लूड किए जाएंगे. उन दोनों को छोड़ के उसके अलावा टाइम पीरियड टोटल कितना है ये डिसाइड किया जाएगा. ओके, सो सेक्शन 43 टॉक्स अबाउट लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड. ओके, सो दिस वाज part 7 of Arbitration Act from section number 36 to section number 43. In the next part, we will continue with the remaining provisions of the Arbitration Act. So stay tuned to our next video, and if you have any doubts regarding this video or any previous video on Arbitration and Conciliation Act 1996, please feel free to ask. I'll be glad to answer. Thank you.